बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, पाक गर्जन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब की तरफ से। मेरा बेटा, हम लोगों ने द प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपने बहुत सारे चैप्टर्स को स्टडी किया था। यहाँ पे क्योंकि एक दफ़ा फिर मामला थोड़े से ख़राब हैं, इन्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज है ड्यू टू कोरोना, बहुत सारे मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो अब यहाँ पर हमने स्टाइल ऐसा रखा है कि जो आपके टेस्ट हैं, जो आपके 50 नंबर के टेस्ट होने हैं चैप्टर वाइज, तो हमने सोचा कि एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए, उसका रिव्यू ले लिया जाए, उसे रिवाइज़ कर लिया जाए। तो इस मकसद के लिए हमने जो है ये सारा का सारा सिलसिला शुरू किया। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, आप अगर पहले पढ़ चुके हो, मुझसे पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर किसी और टीचर से पढ़ा है तो अगेन वेल एंड गुड, ताकि आप मेरा बेटा बजाय इसके कि मेथड्स को देखो, आप उसकी टेक्निक्स को फॉलो करो, उसके जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करो, ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। और जब आप उसकी रिवीजन में जाओ, उसके टेस्ट की सलूशन की तरफ जाओ, तो मेरा बेटा आपको उसे सॉल्व करने में आसानी हो, ना कि दुश्वारी हो। तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड ईयर क्लासेस, सेकेंड ईयर बॉयज़ क्लासेस, सेकेंड ईयर गर्ल्स क्लासेस, तमाम के लिए ये चीज़ अवेलेबल है। मेरा बेटा, हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर था फंक्शन एंड लिमिट्स। तो यहाँ से हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने देखा कि फंक्शन जो है एक बहुत ही डीप सेंस का में इस्तेमाल किया जाता है। Function are important tool by which we describe the real world in mathematics term. They are used to explain the relation between variable quantities and hence play a central role in the study of calculus. Calculus के अंदर function का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें इसके ऊपर सबसे पहले जो काम लेबनिज़ ने किया, 1646 में वो पैदा हुआ और 1716 के अंदर उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे फंक्शन जो है बेसिकली एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। किस तरह एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह एक क्वांटिटी के चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है। बेसिकली इसी का नाम फंक्शन है। जब इसी को हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें तो यही जो चीज़ है आगे बढ़कर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला वो हम डेरिवेटिव पे देंगे और यही डेरिवेटिव को पूरे का पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन डेरिवेटिव से पहले जो है हमें फंक्शन के कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। द सिंपल हम इसको करते हैं तो डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, कि किस तरह जो है एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। बस यहाँ पे आपकी बुक में एक मिसाल दी है, देखो ये एक हमारे पास स्क्वायर है, ये हम एग्जाम्पल करें। देखें स्क्वायर मीन एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं। फ़र्ज़ कर लो इसकी ईच साइड जो है वो x है, फ़र्ज़ कर लो उसकी ईच साइड जो है वो x है। अब देखें अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करता हूं तो वो होता है बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ बेस भी x है, यहाँ पर हाइट भी x है, तो इट्स विल बिकम x स्क्वायर। दिस इज a इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो x आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स साइड्स। तो इसका जो हम इसको अगर अपनी आसानी के लिए पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे इसके लिहाज से ज़रा गौर करें। देखें a इज़ द फंक्शन ऑफ x, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे a इज़ द फंक्शन ऑफ x। a इज़ द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि a x का फंक्शन है। क्या है हमारे पास? जो a है वो x का क्या है? फंक्शन है। तो हम यहाँ से इसी तरह हम बहुत सारी क्वांटिटी, जिस तरह हमने यहाँ पे एरिया को उसकी साइड x के साथ एक्सप्लेन किया, तो हम कहते हैं कि एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ जो है सॉरी a इज़ द फंक्शन जो है वो x का है। यानी कहने का मकसद ये है कि किस तरह एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेशंस को कायम कर लेती है। अब अगर हम इसी तरह फंक्शन की डेफिनेशंस को देखें तो यहाँ पे हम देखें, गौर करते हैं, लिखा हुआ है
मैंने इसलिए लिखा है ताकि मेरा बेटा आप इसको देख सको, क्योंकि बाद दफ़ा जिस तरह आपने मैट्रिक में पढ़ा कि फ़ंक्शन क्या होता है, हमने कहा फ़ंक्शन एक स्पेशल टाइप रिलेशन है जिसके अंदर डोमेन जो है वो रेंज के साथ रिलेशन कायम करती है। और उसमें क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि फ़ंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस है, यानी होते ये रिलेशंस हैं लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। क्या लगा दी जाती हैं? कंडीशन लगा दी जाती हैं। अगर हम उन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं तो वो रिलेशन एक फ़ंक्शन बन जाता है। तो उसमें दो तरह की कंडीशन है, एक तो पूरी की पूरी डोमेन रेंज के साथ जो है वो एक रिलेशन कायम करती है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक, हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक है, तो हम कहते हैं ये एक फ़ंक्शन है। 1 का रिलेशन x के साथ है, 2 का रिलेशन y के साथ है, 3 का रिलेशन z के साथ है। हम कहते हैं दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। हम इसे क्या कहते हैं? दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। इसको हम बोलते हैं दिस इज़ डोमेन, इसको हम बोलते हैं रेंज, और इसको हम को डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको को डोमेन भी बोलते हैं। तो पहली शर्त यह है कि डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन कायम करता है। यहाँ पे मैंने 1-1 क्रॉसपॉन्डिंग रखी है, तो मेरा बेटा देखें x के तमाम एलिमेंट y के साथ एक रिलेशन कायम कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कोई भी इन फंक्शंस में से, जिस तरह अगर मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे कि 3 का इमेज z भी हो जाए और 3 का इमेज y भी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 है तो 3 का कोई एक यूनिक इमेज हो सकता है, 3 का एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकते। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो यानी कहने का मकसद यह है कि सारी की सारी डोमेन पार्टिसिपेट करेगी और हर डोमेन के हर एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। पर फिर इंशाल्लाह ताला आगे अगले हम लेक्चर्स में देखेंगे कि हम फंक्शंस की टाइप को डिस्कस करते हैं तो वो कुछ और चीज़ बन जाएगी। बहरहाल यहाँ तक ये इसका जो है बेसिकली कंसेप्ट है। जो इसके फर्स्ट अगर हम लिखते हैं, इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, दिस इज़ x एंड y। x को डोमेन कहते हैं और y को रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? x को डोमेन कहते हैं और y को रेंज कहते हैं। और अगर हम इसको लिखना चाहें, देखो x एंड y आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। x और y कोई से 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और इसमें लिखा है देन अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y। और ये एक फंक्शन है फ्रॉम सेट x से y की तरफ। और इज़ अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट, यानी कि कैसा रूल, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। तो इसके अंदर हम एक ऐसा रूल असाइन कर दें कि x का एलिमेंट इन x के अंदर और यूनिक एलिमेंट y इन y के अंदर हो। जिस तरह हमने लिखा है, देखो ये x के एलिमेंट्स हैं, ये y के एलिमेंट्स हैं, और कैसे x का एलिमेंट y के एलिमेंट के साथ एक रिलेशन कायम करता है। तो हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ फंक्शन। अब इसको रिटन फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं f डॉट x टू y। इसको मतलब है, यानी ये f जो है सेट ऑफ x टू सेट ऑफ y है, फंक्शन ऑफ f है फ्रॉम x टू y। तो हम कहते हैं ये हमारे पास फंक्शन है। नेक्स्ट मेरा बेटा, जब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं तो देखें ये हमारे पास बहुत सारे मामलात हैं जिससे अभी हमने डिस्कस करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी कीमत क्या होगी, तो हम f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 इट्स विल बिकम 2। तो अगर मैं यहाँ पर जो है एफ एक्स को y का नाम दे दूँ, दिस इज़ y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखें x की कीमत 1 पुट करने से इसकी देखें ये x स्क्वायर प्लस 1 था, हमारे पास y की कीमत निकल आती है, क्योंकि हम जनरली एफ एक्स को इज इक्वल टू y का नाम देते हैं। जिसे इसे हमने एफ एक्स कहा, ये y है हमारे पास, तो हम इसको भी f ऑफ x लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये था जो मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट की है, ये इसकी डोमेन है, जो इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकलता है वो इसकी रेंज है। तो करना ये होता है इसको, यानी हम जो x की है वो वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमारे सामने जो है y की कीमत जो है वो निकलती रहती है। जब हम इस तरह का काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शंस, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रियल वैल्यू पुट करने से उसकी वैल्यू भी कोई रियल वैल्यू निकल आए। अब फंक्शन इस
विच वेरिएबल आर रियल नंबर इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। जब हम उसके अंदर रियल वैल्यू पुट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये रियल वैल्यू फंक्शन है। फिर हम इसको अगर एक कंप्यूटिंग मशीन का हमने एक यहाँ पे हवाला दिया होता है कि हमारे पास ये इस तरह की एक डायग्राम है और ये हमारे पास जो है इनपुट है, हम उसमें इनपुट पुट करते हैं, ये कोई कंप्यूटिंग मशीन है, इसके अंदर वो वैल्यू स्पेसिफाई करती है, जो हमारे सामने आंसर आता है वो आउटपुट की शक्ल में आ जाता है। जिस तरह देखिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया, x1 पुट करने से इसकी वैल्यू इट्स विल बिकम 2। तो ये जो इसने सॉल्व किया इसको हम कंप्यूटिंग मशीन का नाम दे लेते हैं। यानी इसके अंदर जो फंक्शन है बेसिकली कंप्यूटिंग मशीन से मुराद फंक्शन है, कंप्यूटिंग मशीन से मुराद फंक्शन है। यानी वैल्यूज पुट करने से अगर उसकी वैल्यू निकल आए तो हम कहते हैं कि ये इसकी जो है आउटपुट है। अब देखें ये जो मैंने x की वैल्यू पुट करने से y चेंज किया, बेसिकली जो मैं बताना चाहता था, यानी जो x है वो इसके अंदर इनपुट है और इनपुट पुट करने से y की वैल्यू निकली, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है बताने वाली वो ये है कि देखें कि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है और x के पुट करने से, क्योंकि x की वैल्यू पुट करें तो y की कीमत निकलती है, तो y एक डिपेंडेंट है, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर कि x की कौन सी वैल्यू पुट की जाती है तो हमारे सामने y की कीमत आती है। तो x की हम, क्योंकि x एक रियल वैल्यू फंक्शन है, कोई सी भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें, जो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हमारे सामने y की कीमत निकल आएगी। तो x जो है वो एक इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल है और y क्योंकि फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फंक्शन है और y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन है। अब थोड़ी सी इसकी बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास जो है हमने इसको थोड़ा सा आगे लेके चलना है। ये बेसिकली फंक्शन का कंसेप्ट था। फंक्शन क्या होता है, हमने देखा कि फंक्शन जो है बेसिकली चेंज है, एक क्वांटिटी के चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी किस तरह चेंज होती है। फिर हमने देखा इसमें डोमेन है, रेंज है। फिर हमने देखा कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्योंकि x के ऊपर डिपेंड करता है तो वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद हमारे पास जो है फंक्शंस की बेशुमार टाइप्स हैं। इसमें पहला जो है वो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, फिर आगे अलजेब्रिक फंक्शंस की सब टाइप हैं और उसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की। किसकी बात करते हैं? जो हमारे पास सबसे पहले जो है वो जो हम जिसकी बात करते हैं वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है हमारे पास? दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शंस। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है जो हम इस तरह की टाइप्स लिखते हैं, ये जो हमारे पास है ये सारे के सारे इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये सारी की सारी पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाती हैं। अगर हम इसको n टाइप की तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास n टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगी। अब फंक्शन p फ्रॉम अगर हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में लिख लें, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो देखिए ये हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, दिस इज़ px है, यहाँ पे a x की पावर n है, फिर इस तरह एक n-1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन और अप टू ये 1 तक चला जाए इस तरह। तो ये सारे के सारे ये टाइप्स है ये पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शंस कहलाती है। इसके बाद फिर इसका दूसरे जो है टाइप वो है लीनियर फंक्शन। वो इसकी डिग्री डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? इसकी डिग्री डिसाइड करती है व्हाट इज़ लीनियर फंक्शन। लीनियर देखो, जो लीनियर फंक्शन है वो आपको बता रहा है ऑलरेडी कि लीनियर का मतलब होता है 1। लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। अगर मैं कोई फंक्शन ऐसे लिख दूँ f(x = x+1), दिस इज़ लीनियर फंक्शन। अगर यहाँ पे मैं ax लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है x की पावर क्या है, कि हमारे सामने x की पावर क्या है। अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो दिस इज़ द, हम इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। फिर हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन।
फिर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शंस मीन सिंपली कोई फंक्शन है हमारे पास x2 y, तो दिस इज आई एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दें तो हम कहेंगे दिस इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शंस मीन जिस तरह हम आइडेंटिटी की बात करते हैं कि कोई भी नंबर हो तो उसको मल्टीपल ऑफ 1 हो या 1 के लिहाज से हम उसे देखें दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, यानी उसका आंसर वही आ जाए तो हम उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी वैल्यूज करें पुट करें, अगर मैं यहाँ से देखें एफ एक्स ये लिखा हुआ था यहाँ से ख़त्म कर दूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद है रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस मीन कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट पी एक्स और क्यू एक्स, ये सारी की सारी टाइप्स रैशनल फंक्शन कहलाती है। अगर मैं इसको एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 नीचे एक्स प्लस 1 लिख दूँ, दीज टाइप्स आर कॉल्ड द रैशनल फंक्शन, यानी इस तरह के जो भी हैं फंक्शंस हैं वो रैशनल फंक्शन कहलाते हैं। और शर्त यहाँ पे कुछ शर्त लगा दी जाती है कि जो क्यू एक्स है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, दिस इज़ क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि बटे में ज़ीरो नहीं आएगा। जब भी अगर बटे में ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब है कि उसका काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो आने से हम फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे, सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम कोशिश करते होते हैं कि हम ऐसे नंबर्स को लेकर चलें जिन्हें हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने जो हैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़े हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, सेकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स, दीज आर द कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर हमने उसकी डोमेन और रेंज की बात की हुई है। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स एंड कोसेकेंड इन्वर्स आ जाता है। फिर इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसको हम इस फॉर्म में लिख दें, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लिखते हैं, ई की पावर एक्स लिखते हैं, इससे कोई भी टाइप जो हम लिखते हैं दीज आर द कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया जाए, यानी ये उसकी जो है एक ही जगह पे कोई भी चीज़ आ जाए, जैसे 2 की पावर एक्स लिख दें, दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, यानी किसी भी नंबर को जब हम उसके एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसकी एक्सपोनेंट की पावर की शक्ल में लिख देते हैं, तो वो कहलाता है हमारे सामने दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया तो हम इसे कहते हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बाद मेरा बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बाद हम अगली बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शंस। यस, लॉगरिथम 2 तरह का होता है, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। एक होता है कॉमन लॉगरिथम्स, कॉमन, एक होता है नेचुरल। कॉमन के अंदर हम LOG लिखते हैं, इसकी बेस ई थी, इसको LN लिखते हैं, इसकी बेस ई होती है, यानी दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। एक को LOG लिखा जाता है, उसे हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, एक को LNE लिखा जाता है, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल। यहाँ पे जो A है, A से मुराद A इज़ इक्वल टू 10 होता है। यहाँ पे A से मुराद जो उसकी बेस है वो क्या कहलाती है, दिस इज A इज इक्वल टू 10 कहलाती है, और यहाँ पे A से मुराद E इज इक्वल टू A कहलाता है। तो ये हमारे सामने कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम आ जाते हैं। इसके बाद है हाइपरबॉलिक फंक्शंस। इसके बाद क्या है, हाइपरबॉलिक फंक्शन, ये हम अभी इस्तेमाल करेंगे। इसमें पहली बात है, इसको हम लिखते हैं साइन हाइपरबॉलिक एक्स। क्या लिखते हैं, साइन, और हमने कहा इसकी कीमत होती है ये, और इस तरह होता है कोज हाइपरबॉलिक एक्स, इसकी कीमत होती है प्लस के साथ, इस तरह टेन हाइपरबॉलिक एक्स है, सेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स है, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स है, कोसेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स है। तो ये सारे के सारे फंक्शन इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबॉलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो जदीद फॉर्म है वो हाइपरबॉलिक फंक्शन है, यानी इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम किसी भी एक आम कैलकुलेटर से जब हम इस चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर में और एक डिजिटल कैलकुलेटर के आंसर में बहुत फ़र्क होता है, यानी जब वो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो इसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उससे ज़्यादा एक्यूरेट हाइपरबॉलिक फंक्शन हैं। इसके बाद हाइपरबॉलिक फंक्शन के बाद हाइपरबॉलिक इन्वर्स फंक्शन है।
इसके बाद क्या है, हाइपरबॉलिक इन्वर्स फंक्शन है, और इसी तरह उसके हम फार्मूलाज को देख सकते हैं। इसके बाद है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसके बाद क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है इट इज़ इजीली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन कुछ इस तरह के फंक्शन होते हैं कि हम उन्हें सिंप्लीफाई करके x या y को उसमें से या जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल है उसको अलहदा कर, x का मतलब x मीन निकालना, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी हम उसमें से किसी भी जो भी वो डिमांड करता है सवाल के अंदर x या y, जिसको भी हम सब्जेक्ट के लिहाज से करना चाहें हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है इम्प्लिसिट फंक्शंस। If x and y are so mixed up and y cannot be expressed in term of the independent variable, then y is called implicit of x। यानी कोई ऐसा फंक्शन जिसमें से हम x या y को अलग-अलग ना कर सकते हों तो हम उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसके बाद है पैरामीट्रिक फंक्शंस। कहता है समटाइम एज कर्व डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन बोथ x और y फंक्शन इज द थर्ड वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड पैरामीट्रिक। सच टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। बाद दफ़ा हमारे सामने कुछ इस तरह के सवालात आते हैं कि वहाँ पे हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करते हैं, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करते हैं या y की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करते हैं। उस वैल्यूज़ के पुट करने से जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे सामने उसका जो है आंसर ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तो हम कहते हैं दीज आर द पैरामीट्रिक फंक्शन। इसके बाद है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इसके बाद क्या है, दिस इज दीज आर द इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। क्या है हमारे सामने, इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन है। फर्स्ट करने हमारे पास इसमें इवन फंक्शंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे सामने जो भी गिवन फंक्शन है वहाँ पे हम x की जगह पे -x पुट करते हैं। क्या करते हैं, हम x की जगह पर -x पुट करते हैं। तो अगर फंक्शंस के अंदर फर्स्ट करें हमारे सामने ये एक फंक्शन है और यहाँ पे हम जो है x की जगह पे -x पुट कर देते हैं। अगर इसके माइनस पुट करने से ये फंक्शन की फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता। देखें ये दोबारा वही चीज़ बन जाती है, यानी f -x इज इक्वल टू x। दीज आर कॉल्ड इवन फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ इसके ऊपर लागू कर दी जाए, देखो ये हमारे सामने है, दिस इज x की 3 + 1, हम x इज इक्वल टू -x पुट कर देते हैं। जहाँ पे x है वहाँ -x पुट करते हैं तो ये आता है -3x + 1। तो ये ओरिजिनल फंक्शन की टाइप इसके साथ मैच नहीं करती, तो हम कहेंगे नाइदर इवन नॉट ऑड, ना ही ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। यानी हम इसको फर्दर आगे लेकर नहीं चल सकते। तो यानी इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद ओरिजिनल फंक्शंस की टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सके, तो ना ये इवन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो ये मेरा बेटा बेसिकली इनकी कुछ टाइप थी जो हमने देखी। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि हर टाइप में से कुछ एक दो सवाल जो हैं वो आपके सामने रख दूँ। मसलन 1.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाइपरबॉलिक फंक्शंस के सवालात हैं। पहला सवाल जो है वो इसी टाइप का कुछ आता है कि हम इसके अंदर इसको किस तरह जो है वो एक्सप्लेन करते हैं या हमारे सामने जो है ये किस शक्ल में आ सकते हैं। तो जो 1.1 में से है अगर आप देखें तो वहाँ पे एक लिखी हुई है। पहले हम बात करते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस की। उसमें एक सवाल है, देखें लिखा हुआ है साइन हाइपरबॉलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबॉलिक x एंड कोस हाइपरबॉलिक x। ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी है कि हम इसको किस तरह जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको किस तरह लेकर आगे चल सकते हैं। तो देखें इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। दिस इज लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड्स को ले लेते हैं। दिस इज साइन हाइपरबॉलिक 2x। देखें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शंस e2x माइनस e माइनस 2x बाय 2। तो ये हमारे सामने आ जाएगा। फिर हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन हाइपरबॉलिक x एंड कोस हाइपरबॉलिक x। दिस इज 2ex और ये साइन की कीमत आएगी e माइनस एक्स बाई 2। दिस इज ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2। देखो 2 से कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें।
हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो दिस इज ई टू एक्स ई माइनस टू एक्स बाई टू। तो वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव कर दिया। तो हम कहेंगे दीज आर द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हम इसको इस तरह लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारे सामने एक और सवाल है। द नेक्स्ट हमारे पास है इवन और ऑड फंक्शंस की ये एक सवाल है। इसके अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 5, आई थिंक एक्स की पावर 2/3 प्लस 5, यानी हमारे सामने 5 है या मेरा ख्याल शायद 6 है। 6 लिख लेते हैं, इससे कांस्टेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दें। देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो पावर्स होती हैं वो मल्टीपल फॉर्म में होती हैं। तो ये हमारे सामने जो है वो आ जाएगा, दिस इज़ एक्स स्क्वायर इस पावर 1/3 प्लस 6, दिस इज़ अगेन एक्स 2/3 6। तो ये जो है देखिए दोबारा हमारे सामने जो है पॉजिटिव फंक्शन बन गया। तो इट्स मीन दिस आर इवन फंक्शन। ये क्या है हमारे सामने, दिस वन इज़ द इवन फंक्शन। यानी इस तरह हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मेरा बेटा हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। Composite functions mean let be a function from x to y and g be a function from y to z. The composition of f and g is a function denoted by g of f from z to z, from x to z, and is defined g of x is equal to g f x या g f x। इसको हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं, सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज है, दिस इज 1.2 द कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या है हमारे सामने, कॉम्पोजिट फंक्शन है हमारे सामने। देखिए एफ एक्स हमारे सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो जी एक्स है वो है दिस इज 1/x। फर्ज कर ले मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन जो है मेरे पास वो ये है और दूसरा फंक्शन मेरे पास ये है। 2x प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर, चलें जी वो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और जो एफ एक्स हम लेते हैं वो ले लेते हैं हम 2x प्लस 1। ये एक एग्जांपल है, मैं चाहता था इसी को हम लेके चलते, मैंने इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। वो कहता है जो भी मैंने बात की एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, इसको हम एफ जी एक्स लिख सकते हैं। ये सारे के सारे एक ही स्टाइल हैं लिखने के। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको g ऑफ एफ एक्स भी लिखा जा सकता है, इसको g ऑफ एफ एक्स इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसे g एफ एक्स भी लिखा जा सकता है। यानी ये सारे के सारे इसको ये कहलाते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। एनीवेज हम इन्हीं को एक चीज़ को इसी को लेके चलते हैं। वो कहता है इसको आप इसकी वैल्यू मालूम करें। सबसे पहले देखें फंक्शन क्या है हमारे पास। फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 1, और जहाँ पे x है वहाँ पे हम gx पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, वहाँ पर जहाँ पे x है, इस पूरे चैप्टर में हम यही काम करते हैं, जहाँ पे x है हम वहाँ पे उसकी कीमत पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, उसकी कीमत। अब देखो यहाँ पे x था, x की जगह पे क्या आ गया, दिस इज gx। gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट्स विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि 2 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज तो ये हमारे पास जो आएगा ये f ऑफ जी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ जी एक्स आ जाएगा। अगर हम इसी तरह इसको g ऑफ एफ एक्स मालूम करना चाहें तो मेरा बेटा हम क्या करेंगे, हम जी एक्स को पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, दिस इज जी एक्स। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम एफ एक्स को पुट कर देंगे। दिस इज़ 2x प्लस 1, दिस इज़ 2x प्लस 1, इसका स्केयर ओपन कर दें। दिस इज़ 4x माइनस 1, ये कट जाएगा आपस में। दिस इज़ 4x स्क्वायर प्लस 4, इट्स विल बिकम द आंसर। तो ये हमारे पास आता है कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन। क्या आता है हमारे पास, कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन। इसके बाद है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, कि हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे लेते हैं। तो लेट्स सी, एक फंक्शन लेते हैं और देखते हैं हम उसका इन्वर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। एक फंक्शन लेते हैं, फ़र्ज़ करें यही फंक्शन ले लेते हैं,
ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम इसका इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं। दिस इज़ फाइंड एफ इन्वर्स एक्स। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, सबसे पहले एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, और यहाँ से x की कीमत क्या निकल आएगी, दिस इज़ एफ इन्वर्स y। जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये इसका इन्वर्स बन जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 2x + 1 वेयर y इज़ द सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे y सब्जेक्ट है, जिससे मैंने आपसे कहा था एक्सप्लिसिट फंक्शन में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं x को सब्जेक्ट बना लूँ। क्या चाहता हूँ मैं, x को सब्जेक्ट बना दूँ। देखें y - 1 इज़ इक्वल टू x, x इज़ इक्वल टू y - 1/2। देखिए मैंने यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, x को सब्जेक्ट। अब x की कीमत क्या है हमारे पास, x की कीमत है दिस इज़ y - y/2। अब ये इसका इन्वर्स है, लेकिन ये इन टर्म ऑफ y है। मुझे इन टर्म ऑफ y नहीं, मुझे f(x) के अंदर बात करनी है। तो मैं क्या करूँगा, y की जगह पे x पुट कर दूँगा। क्या पुट कर दूँगा, y की जगह पे x पुट कर दूँगा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ कहलाएगी इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाएगी, ये इसका इन्वर्स ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। और हम इस तरह किसी भी फंक्शन का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। इस तमाम बातों के बाद मेरा बेटा थोड़ी सी बात को आगे लेके बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगली बात क्या है, दिस इज़ लिमिट ऑफ द फंक्शन, कि हम किसी भी फंक्शन की लिमिट कैसे लिखते हैं। यहाँ पे दो बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। x अप्रोचेस टू a और x इज़ इक्वल टू a, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। x अप्रोचेस टू a यानी x a के बहुत बहुत करीब है, बट नॉट एग्जैक्ट इज़ इक्वल टू a, और x इज़ इक्वल टू a है, इसका मतलब है x की जो कीमत एग्जैक्ट वो है a। बेसिकली करना हमने यही होता है, इस लिमिट ऑफ फंक्शंस को हम यही कहते हैं। देखिए ये हमारे सामने लिमिट हम लिखते हैं, x टेंड्स टू a लिखते हैं f(x). तो जब हम जहाँ पे x है तो वहाँ पे a पुट कर दें तो ये कहलाता है लिमिट ऑफ फंक्शन। और इसी तरह हम किसी भी फंक्शंस की लिमिट मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फंक्शंस की लिमिट मालूम कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन ले लें, उसमें लिमिट पुट करना बड़ा आसान। फ़र्ज़ कर लें हमारे सामने एक फंक्शन है, दिस इज़ x² + x² - 1, और लिमिट है, इसकी जो लिमिट है वो है x टेंड्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 पुट करने से ये आता है 2/0, तो ये इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे 1 पुट करने से ये 0 बन रहा है, यहाँ पे 1 पुट करने से तो ये 0 बन रहा है। तो फिर हम कभी भी ऐसे सवालात के अंदर लिमिट को एग्जैक्ट पुट नहीं करते। हम क्या नहीं करते, हम लिमिट को एग्जैक्ट पुट नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से जो है प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी और जो हम फंक्शन है उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। बस यही बात बताना चाहता था। कुछ भी हो जाए, आपने इसकी बॉटम के अंदर अगर लिमिट पुट करने से 0 आ रहा है तो लिमिट पुट नहीं करनी। फिर हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, इसको इजी करते हैं अपने लिए, ताकि इसको सॉल्व करते हुए हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके इसको आगे लेकर चल सकें। मसलन अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा x² + 1, इसमें हम +2x - 2x कर देंगे, नीचे x + 1 है और x - 1 कर देंगे। हम इसका इस तरह चेंज कर देते हैं और देखें ये जो चीज़ हमारे सामने बनती है, ये x - 1 का स्केयर +2x बन जाएगी और नीचे x + 1, यानी इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करके आगे जाके इसको जिस तरह भी है ईज़िली करके हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी शर्त ये है कि अगर 1 पुट करने से इसके बॉटम में 0 आता है तो हम, ये मैंने एक अपने पास एग्जांपल सपोज की थी। इसके बाद है इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दीज आर, अब इसी लिमिट्स ऑफ फंक्शंस के अंदर हम जो बात करते हैं वो लिमिट ऑफ थ्योरम्स की बात करते हैं। इज़ वेरी सिंपल है, लिमिट थ्योरम से परेशान नहीं होना। लिमिट थ्योरम्स में करना क्या है कि चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे डिवाइड हो, जितने भी फंक्शन होते हैं हर फंक्शंस की लिमिट अलग-अलग की जा सकती है। अगर फंक्शन पावर्स के बाहर है तो लिमिट्स को जो है वो पावर्स के नीचे भी लेकर आया जा सकता है, यही लिमिट ऑफ द कहलाती है। इसके बाद है सैंडविच थ्योरम। क्या है, सैंडविच थ्योरम। ये हमारे पास होता है sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 लिमिट थीटा एक्सटेंड्स टू 0। अगर हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है जो साइन का एंगल है वो इसका डिवाइज़र है तो इट्स विल बिकम 1। जिस तरह हमारे सामने देखें ये एक
जो है एक सवाल है x टेंस टू 7 है, लिमिट 7x अवर x है, हम कहते हैं ये 0 है। तो देखिए यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगले स्टेप में हम ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ बाय सैंडविच थ्योरम 1 बन जाएगी। तो 1/7 इज इक्वल टू 7 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा लिमिट ऑफ फंक्शंस के बाद जो सबसे आखिरी थी वह कॉन्टीन्यूस फंक्शन। क्या है हमारे पास, दिस इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। कॉन्टीन्यूस फंक्शन में ये चीज़, जिसमें 3 बेसिकली हम बातों का ज़्यादा जिक्र करते हैं। फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट ऑफ फंक्शन होना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन में ये तीनों बातें हैं तो वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अगर उस तीनों बातें उसमें एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है तीनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, तो हम कहेंगे जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। यानी कॉन्टीन्यूस होने के लिए इन तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम कहेंगे ये गिवन जो हमारे सामने जो है फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो ये मेरा बेटा हमने एक छोटा सा व्यू देखा। मैं क्योंकि बड़े लिमिटेड सा टाइम है, सारी की सारी डिटेल से बातें नहीं कर सकता। इसमें अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डोमेन और रेंज के बारे में, जिससे मैंने आपको बताई। तो अगर हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज लेना चाह रहे हों तो मसला मेरे सामने कोई फंक्शन एक आ जाए, फ़र्ज़ करें मेरे सामने ये, हम अक्सर ये वाली मिसाल रखते हैं। देखिए ये हमारे सामने x+1 है और यहाँ पे x-1 है और हम x कहते हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर 1 मैं पुट करूँ, यहाँ पे 1 पुट करें, देखें जिससे मैंने पहले एक सवाल किया, देखो तो ये बनता है 1 - 1 0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यानी कहने का मकसद ये है इसकी जो डोमेन होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन उसके अंदर 1 नहीं शामिल होगा। क्या नहीं शामिल होगा, 1, क्योंकि 1 जो है उस फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, 1 उसके अंदर खलल पैदा कर रहा है। यानी 1 पुट करने से फंक्शन नहीं रहता, तो हम उस हर चीज़ को उस डोमेन में से निकाल देंगे जिससे फंक्शन डिस्टर्ब हो। तो ये उसकी डोमेन है, जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये हमारे सामने जो है ये है चैप्टर नंबर 1 का एक छोटा सा रिव्यू, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें मेरा बेटा, इसको देखिएगा। ये मोटा मोटा सा व्यू था ताकि आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लो, फिर इंशाल्लाह ताला हम इस पे नेक्स्ट डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।